चलो ध्यान देते हैं अब। नष्ट का समीकरण दोनों प्रकार हो गया था और ऑक्सीकृत और अपचयित अवस्था पहचानना बता दिए थे। तो तुम बताओ तो हेमंत कुमार, आए थे? नहीं आए थे? नहीं आए तो बताओ। किसी धातु की अपचयित अवस्था कौन सी होती है? उसकी परमाणुविक अवस्था या उसकी आयनिक अवस्था? परमाणुविक अवस्था। सही थे? तुम बताओ। परमाणुविक अवस्था। अच्छा साहिल, अधातु की अपचयित अवस्था कौन सी होती है? आयनिक अवस्था। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब हम लोग नष्ट का समीकरण पढ़े थे और नष्ट का दूसरा समीकरण हमने पढ़ा तो उसमें आया था 2.303 RT अपॉन NF। दिख रहा है? इसमें कुछ चीजें हैं जो फिक्स है, उनको हम रख सकते हैं। तो शुरू किया जाए। 25 डिग्री सेल्सियस पर R बराबर 0.082 ये वाला रखा जाएगा। लीटर वायुमंडल पर केल्विन मोल। चलो देख लेते हैं। 0.082 लीटर वायुमंडल प्रति केल्विन मोल। और T बराबर जी 25 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा? 25 प्लस 273 होगा ना। ये डिग्री सेल्सियस ताप है और डिग्री सेल्सियस को जब भी केल्विन में बदलना हो तो कितना ऐड कर दो उसमें? 273 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 298 केल्विन। और F तो हमारा फैराडे नियतांक है, ये तो हमको पता ही है, 96,500 कूलम हो गया। तो इसमें जब मान रखेंगे तो क्या आएगा? 2.303 गुणा 0.082 फिर गुणा 298 बटे कितना जी? 96,500। यन तो पता नहीं रहेगा, यन तो सबके लिए बदलेगा ना। तो देख लेते हैं इसका मान क्या आएगा। एक चीज यहाँ पे ध्यान दो, ये जो हम लोग कौन सा मान रखे, R का मान जो रखे हैं MKS पद्धति वाला रखना पड़ेगा। MKS पद्धति में R का मान होता है 8.314 जूल प्रति केल्विन मोल। ठीक है, तो इसको रखना है हमको, क्योंकि बाकी मात्रक MKS पद्धति में ही है। अब क्या करना है, यहाँ पे इसकी जगह 8 दशमलव क्या रखा जाएगा? 314। इन तीनों का गुणा करने पे कितना आएगा? नकल मार दी पहले से हम। 5705 फिर 848,316 और नीचे किससे भाग देना है? 96,500 से। ठीक है, तो इधर देखो आ जाओ, बराबर इसको चाहे तो पूरा छोड़ दें, 8 5 कर दें, सब छोड़ दिए। ये इसके 4 के बाद वाला देखो अंक 4 से अधिक है ना, तो इसको छोड़ते समय उसके पहले वाले में 1 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए 4 से हमने उसको कितना कर लिया है? 5 कर लिया। और नीचे भाग देना है 96,500 कूलाम का भाग देने पे आ रहा है 0.059। कितना आ रहा है? 0.059। तो यहां से हमको निष्कर्ष क्या निकला कि अगर जो हमारे पास यन भी था नीचे ना, n गुणा, तो 0.059 बट्टे क्या आया? यन। तो निष्कर्ष क्या निकल रहा है? अगर हमारे पास 2.303 RT बट्टे NF है तो उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? 0.059 बट्टे यन लिख सकते हैं ना। ये चीज को ध्यान में रखना है। तो नया सूत्र बनेगा, जैसे नष्ट का समीकरण, पहले तो नोट कर लो इसको, एक सिंगल इंडिकेट पॉइंट लिख लो, सिंगल इंडिकेट पॉइंट। 2.303 RT बट्टे NF का गणनात्मक मान
2.303 RT/NF का गणनात्मक मान 2.303 RT/NF का गणनात्मक मान हो गया। अब इसको उतार लो फटाफट, सब आगे लिखवाएं। अब लिखो आगे। नीचे लिखना अतः हम नष्ट समीकरण को निम्न प्रकार से भी लिख सकते हैं। अतः हम नष्ट समीकरण को निम्न प्रकार से भी लिख सकते हैं। अतः हम नष्ट समीकरण को निम्न प्रकार से भी लिख सकते हैं। निम्न प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो देखो नष्ट समीकरण क्या था जी अभी, EOP बराबर E0OP, उसके बाद माइनस 2.303 RT/NF इंटू log बेस 10 ऊपर OS और नीचे RS हो गया ना। तो अभी इसमें ध्यान देने की जरूरत है, ये जो इतना है इसकी जगह पे हमने निकाला 0.059/N, अर्थात हम इसको हटा के इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं 0.059/N। अब हम यही याद करेंगे और सवाल हमारा इसी पे लगेगा, क्योंकि RT/NF लिखने का मतलब बार बार R रखा जाए, बार बार N रखा जाए, बार बार F रखा जाए, ठीक है। तो हमेशा गुणा करना पड़ेगा तुम्हें, इसलिए गुणा भाग से बचने के लिए हम यही रखेंगे 0.059/N हो गया। इसी प्रकार ERP क्या बनेगा, ERP बराबर E0RP बराबर ये प्लस 0.059/N log बेस 10 OS/RS हो गया। ये दोनों फॉर्मूला हो गया, नोट कर लो। अब नीचे लिखा जाए कुछ इलेक्ट्रोडों के लिए, हाँ एक इंडिकेट हेडिंग लिख लो, कुछ इलेक्ट्रोडों के लिए हो गया नष्ट समीकरण की उत्पत्ति या नष्ट समीकरण, कुछ इलेक्ट्रोडों के लिए नष्ट समीकरण हो गया। अब देखो जैसे पहला नंबर कॉपर इलेक्ट्रोड के लिए, इसके लिए जी कॉपर इलेक्ट्रोड के लिए, तो ध्यान देने वाली बात है कॉपर की अभिक्रिया किस प्रकार से बनती है, Cu रहता है, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके अपना धनायन बनाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका ये OS हो गया और ये क्या हो गया, ये RS है ना, और ये क्या है OS है, और तथा ये क्या है जी N है, जितने इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे हैं वही तो N होता है,
यन क्या था? ऑक्सीकरण अथवा ऑक्सीजन में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो जब तुम अभिक्रिया लिखोगे तो तुम्हें दिख जाएगा कि कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, वही यन होगा। हो जाएगा ना? तो क्या करना है, कॉपर जो है अभी किस अवस्था में रहता है जी? ठोस अवस्था में। उसके बाद जब आयन बनता है तो कहाँ चला जाता है? विलयन में चला जाता है। हो जाएगा? अब ध्यान से देखो क्या बनेगा, यहां से सूत्र देखो, इसलिए नर्स समीकरण पहले तो लिखना ईओपी बराबर ई नॉट ओपी माइनस 0.059 अपॉन एन। एन की वैल्यू यहाँ पे क्या मिल गई? 2 मिल गई ना, तो एन की वैल्यू रखो 2। हो गया? उसके बाद ओएस, ओएस कौन है? ये ऑक्सीकरण, कोई भी उससे नहीं मतलब है, नष्ट समीकरण दोनों निकलता है। चाहे किसी भी इलेक्ट्रोड के लिए कर लो, चाहे ऑक्सीकरण से करो चाहे अपचयन से करो। अगर अपचयन से करते हो तो कैथोड पे चला जाएगा, मतलब इसका उल्टा दिखेगा, लेकिन तभी तो ओएस आरएस वही रहेगा। चाहे इधर से लिखो चाहे उधर से लिखो, ओएस तो इसी को रहना है, आरएस इसी को रहना है ना, उसमें बदलाव नहीं हो रहा है। इसीलिए नष्ट समीकरण दोनों के लिए निकलेगा, चाहे ऑक्सीकरण की प्रक्रिया हो चाहे अपचयन की प्रक्रिया हो। तो अब क्या होगा, यहाँ पे OS की जगह हमको रखना है Cu2+ रखना है ना, और RS की जगह केवल किसको रखना है? Cu को। हो गया ना? तो इस तरह से देखो एक चीज निकालेंगे, क्योंकि ठोस पदार्थों के लिए, किसके लिए जी? ठोस पदार्थों की सांद्रता लिख लेते हैं। ठोस पदार्थों की सांद्रता बड़े कोष्ठक में यस, यस मतलब सॉलिड, ठीक है, ध्यान देना, यस मतलब कुछ सल्फर मत समझ लेना। ठोस पदार्थों की सांद्रता बड़े कोष्ठक में यस बराबर कितना जी? 1। कितना माना जाता है? 1 माना जाता है। तो क्या होगा, इसलिए ये कॉपर ठोस है ना, तो इसलिए बड़े कोष्ठक में कॉपर बराबर क्या हो जाएगा? 1। अर्थात यहाँ पे लिख सकते हैं कॉपर की सांद्रता। हो गया ना? 1 हो जाएगा। तो ईओपी बराबर सूत्र क्या बन जाएगा जी? ई नॉट ओपी माइनस 0.059/2 और लॉग बेस 10। अब क्या बचेगा? खाली Cu2+ ही तो बचेगा। नीचे वाला बड़े कोष्ठक में Cu का मान कितना हो गया? 1 हो गया। तो कॉपर के इलेक्ट्रोड के लिए इसका मान ये होता है। कोई भी धातु का इलेक्ट्रोड अगर ले लेते हो तो उसके लिए यही होगा। क्यों? क्योंकि धातुएं हमेशा किस अवस्था में होती हैं? ठोस अवस्था में होती है, तो उसकी अवस्था ये ठोस रहेगी, उसका मान सदैव क्या होगा? 1 होगा। अर्थात आरएस उसके लिए सदैव 1 होगा। क्या होगा? 1। तो बड़े कोष्ठक में आरएस का मान सदैव 1 होके खत्म हो जाएगा, इसलिए केवल उसका आयनिक अवस्था बचेगी जिसकी सांद्रता सवाल में दी गई होगी, 0.1, 0.5, 0.2। तो उसका हमको लॉग सारणी से निकालना पड़ेगा। हो जाएगा ना? ये काम करना है, तो इसको नोट कर लो। इसी प्रकार से अगर ईआरपी बनाना चाहते हो, यहीं ईआरपी करो, यहाँ ई नॉट आरपी करो, यहाँ पे प्लस कर दो, बाकी चीजें तो वही रहेंगी। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो यहाँ से शुरू करो, यहाँ तक नोट करो। नीचे शुरू करना है, यहाँ से पहले ये लाइन, फिर ऊपर से। और ये याद रखे रहना ठोस के लिए। अब इसके नीचे लिख लो, इसी प्रकार ईआरपी बराबर, इसी प्रकार ईआरपी बराबर ई नॉट आरपी, उसके बाद प्लस 0.059/2, फिर लॉग बेस 10 और Cu2+। निष्कर्ष निकला यहाँ से, अगर किसी धात्विक इलेक्ट्रोड के लिए हम ईओपी या ईआरपी निकालना चाहते हैं तो आरएस महत्व नहीं रखता है। आरएस महत्व नहीं रखेगा, क्योंकि आरएस की वैल्यू सदैव क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी, वो समाप्त हो जाएगा। केवल हमसे मतलब किससे रहेगा? ओएस से मतलब रहेगा। ओएस का सवाल में दिया गया होगा, जैसे मान लो ये Zn से Zn2+ दिया है,
या फिर कॉपर से कॉपर का 2+ दिया है, या ऐसे कहीं इधर से इसको कर लेते हैं, Cu2+ से डेनियल सेल वाला Cu2+ से कॉपर दिया है। तो सवाल में जब देखोगे ना तो जो सवाल दिया रहेगा यहीं पे ऐसे कोष्ठक में छोटा सा लिखा रहेगा 0.5m, मतलब इसी में लिखा रहेगा ये 0.5m 0.5m, अर्थात जो इसका आयन वाला है इसकी मोलरता कितनी है जी 0.5 है। तो जो यहाँ पे बड़े कोष्ठक में Cu है ना इसको हम 0.5 लिख सकते हो जाएगा। वैसे ही इसमें अब जिंक का नहीं लिखेगा, क्यों नहीं लिखेगा, क्योंकि जिंक का तो फिक्स है 1 है, इसमें तो बदलाव होने वाला नहीं है। वैसे ही इसमें किसका लिखेगा, Cu2+ का लिखेगा, Cu का नहीं लिखेगा क्योंकि Cu का फिक्स 1 रहेगा, हो गया ना। Cu2+ का लिख देगा ऐसे कोष्ठक में 0.5m, वो सवाल में हमको दिख जाएगा, हो जाएगा। तो हम लगा लेंगे वही पे मान रख के, ठीक है। तो जरूरत हमको किसकी पड़ेगी, जो आयन है उसी की पड़ेगी, जो उसकी ठोस अवस्था है उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन गैस के लिए आते हैं तब थोड़ा सा बदलाव होता है। गैस के लिए तो गैस में मान लो हम हाइड्रोजन गैस का देख लेते हैं, किसका देख लेते हैं, हाइड्रोजन गैस। तो देखो H2 इलेक्ट्रोड के लिए H2 इलेक्ट्रोड के लिए पहले तो इसकी अभिक्रिया पता होनी चाहिए हमारे पास। अगर H2 गैस है तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन त्यागेगा कि ग्रहण करेगा। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन त्यागता है या ग्रहण करता है, करने को तो दोनों करता है वो, लेकिन हम धनायन सामान्य रूप से इसका जानते हैं, अर्थात अपना धनायन बनाएगा और क्या त्यागेगा जी, इलेक्ट्रॉन। लेकिन कितने हाइड्रोजन है, H2 लिखा गया, ये H2 दिख रहा है, तो यहाँ पे 2 सामने चला आया, H+ हो गया, और प्लस कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन तब बाहर भी निकलेगा, क्योंकि एक हाइड्रोजन अगर 1 इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो 2 हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब जो H2 है, H2 में ये H सिंगल बॉन्ड H है ना, अगर ये वाला H 1 इलेक्ट्रॉन त्याग के 1 धनायन बना रहा है तो ये वाला भी तो H 1 इलेक्ट्रॉन त्याग के 1 धनायन बनाएगा, दिखाई दे रहा है। कुल H+ की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई, और कुल इलेक्ट्रॉन की भी संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई। ये लिखना आवश्यक है, हो जाएगा। अब आगे की प्रक्रिया समझो, ये तो हो गया। इसमें OS कौन है, RS कौन है, अंकित OS कौन सा है इसमें, जो आयन वाला है कि जो H2 है, कौन सा होगा जी, कौन सा होगा, आयन वाला होगा OS बताऊं। अभी तो पहले इसके तुरंत पहले पढ़ाए हैं उसको, Cu वाले में, Cu से Cu2+ बना था, जो आयन था वो ऑक्सीकृत अवस्था के, कुछ भी उससे थोड़ी ना मतलब है, जो भी धनायन बना रहा है उसका धनावेश वाला ऑक्सीकृत अवस्था हो गया, ऐसा थोड़ी ना खाली धातु के लिए ही होगा, किसी के लिए भी होगा। अगर कोई धनायन बना रहा है तो इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तभी तो धनायन बना रहा है, कि बिना इलेक्ट्रॉन त्यागे धनायन बना देगा वो, जब त्यागेगा तभी तो धनायन बनेगा उसका। तो निष्कर्ष क्या निकल रहा है, ये इसका OS है और ये इसका RS है, और ये क्या है, N है। इसलिए EOP बराबर क्या होगा जी, E0OP माइनस 0.059 N की जगह इस बार क्या आया जी, 2 इलेक्ट्रॉन आया। उसके बाद देखो log बेस 10 OS/RS, OS है, ध्यान से देखो, H+ कितनी बार है, 2 बार है, तो हमको H+ 2 बार लिखना पड़ेगा, चाहे कहें तो H+ के ऊपर घात 2 लगा देंगे, ठीक है ना। क्यों लगा देंगे, यहाँ पे ऐसे देख लेना, क्योंकि H+ की संख्या कितनी है, H+ की संख्या 2 है, तो सांद्रता निकालते समय जो सामने की संख्या है वो घात में चली जाएगी। क्यों जी, क्योंकि अभी मान लो ये एक H+ को 1 मोल हम माने, ठीक है, तो सांद्रता 1 m है ना,
और उसके बाद 2H प्लस निकल गया तो उसका 2 गुना हो जाएगा, 2 बार ही H प्लस मिल गया, मतलब 1 m और 1 m 2 बार मिल गया हमको, मिला ना। तो याद रखे रहो, एक H प्लस की सांद्रता अलग हो गई और एक या दिखाए हम जब बंध वाला बना हुआ था तो इस प्रकार से बंध बना था ना, H और H का ये बंध बना था, और इसमें जब इलेक्ट्रॉन त्यागा तो एक H प्लस इधर बना था और एक H प्लस इधर बना था, तो समझ लो दोनों की सांद्रता है, दिख रहा है। तो 2 बारी यहाँ पे सांद्रता लिखना पड़ेगा, तो चाहो तो ऐसे लिख लो H प्लस इंटू H प्लस, चाहे एक ही बार में उसकी घात 2 लगा दो, हो जाएगा। अर्थात जो सामने संख्या है वो कहां पर चली जाएगी, घात में चली जाएगी, याद रखे रहना। तो क्या करें, पहले ऐसे रहने दे, अभी एक बार कर देते हैं, इसके नीचे कर देंगे। उसके बाद ये RS वाले में क्या लिखना पड़ेगा जी, H2। अब ये तो कोई धातु है नहीं, ठोस अवस्था तो है नहीं, इसका एक कर ले। कॉपर कौन सा बनाता है, ये 1 मिनट, कॉपर की बात कर रहे हैं। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस है ना, धातु था तो ठीक था, धातु वाला एक कर दिए, खत्म हो गया, लेकिन ये गैस है। तो गैसों की जो सांद्रता होती है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये भी याद रखना पड़ेगा तुम्हें, गैस की सांद्रता बड़े कोष्ठक में इसको G कर देते हैं, G बराबर उस गैस का दाब, क्या जी, उस गैस का दाब, अर्थात दाब को हम P से प्रदर्शित करते हैं और गैस के लिए कर रहे हैं तो PG कर देते हैं, कर दें। इसलिए हम H2 गैस की सांद्रता क्या लिख सकते हैं, H2 गैस की अगर सांद्रता लिखना चाहे तो बड़े कोष्ठक में H2 लिखना पड़ेगा और बराबर उस गैस का दाब ना, तो P और नीचे क्या, H2। PH2 लिखने का अर्थ क्या है, P से प्रेशर हो गया, H2 लिखने का मतलब H2 का हो जाएगा ना, या फिर PG लिखने का अर्थ था, G माने गैस और उधर P माने प्रेशर, तो गैस का प्रेशर अर्थात गैस का दाब हो गया। तो इस तरह से डाल्टन के आंशिक दाब के नियम में पढ़ सकते थे हम, अगर पढ़े होते तब संभवतः पढ़ाए नहीं थे डाल्टन का आंशिक दाब का नियम। गैसों का दाब इसी तरह से व्यक्त किया जाता है, तो हम इसको प्रयोग में ला सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि गैसों की सांद्रता तो निकलेगी नहीं कि गैसें विलयन में घुली हुई हैं कि एक लीटर में इतना मोल विलय है, इतना मोल गैस घुला है तो उसका आयतन होगा इतना मोल प्रति लीटर, ठीक है। गैसों की सांद्रता हम उनके दाब से निकालते हैं। तो क्या करेंगे यहाँ पे, EOP बराबर E0OP माइनस 0.059/2, उसके बाद log बेस 10, ये H प्लस का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और नीचे यहाँ पे गैस का क्या लिख सकते हैं, दाब अर्थात PH2। ये याद रखे रहना, अभी इसके पीछे ठीक पीछे हम विलयन चैप्टर पढ़ के आ रहे हैं ना, और विलयन में जो भी सांद्रता का प्रकार हम पढ़े थे उसमें जितने भी विलय घुल रहे थे सब ठोस अवस्था में थे, किस अवस्था में थे, ठोस अवस्था में। इसका मतलब जो भी सांद्रता की विधियां थी सब ठोस अवस्था में थी, अर्थात मोलरता हो गया, नॉर्मलता हो गया, उसके बाद तुम्हारा ये क्या कहते हैं उसको, मोललता हो गया, प्रतिशत में सांद्रता हो गया, ये सब ठोस पदार्थों के लिए था। लेकिन ये क्या है, गैस, तो गैस के लिए मोललता या मोललता नहीं होगी, उसके लिए हमको उसका दाब पता करना पड़ेगा कि वो जितनी गैस हम घोल रहे थे उसका दाब क्या था। क्यों, क्योंकि गैसें दीवार पर दाब डालती हैं, जब वो विलयन में जाएंगी तो उसमें भी तो दाब डालेंगी अपना, इसीलिए वहां पे उनका दाब आवश्यक हो जाता है। दाब के अनुसार उनकी सांद्रता पता की जाएगी कि कितनी सांद्रता है उसकी। तो यहाँ से हम इसकी दाब का प्रयोग करेंगे और इसके सांद्रता की जगह उसका दाब लिखेंगे। कोई धातु रहेगा तो इसकी जगह पे 1 हो जाएगा, और गैस रहेगी तो उसका क्या हो जाएगा, दाब हो जाएगा। और बाकी तो जो उसका आयन बना हुआ है तो आयन तो विलयन में ही घुलेंगे। अब अगर आयन बन गया तो आयन तो विलयन में ही घुलेंगे, किसी विलयन में जाने के बाद ही तो आयन बनेगा कि अपने मन से आयन बन जाता है, कहीं विलयन में जाएगा तभी आयन बनेगा। क्योंकि विद्युत अपघट्य का परिभाषा यही पढ़े, जो गलित अवस्था पर जलीय विलयन में विद्युत के सुचालक होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम सेल पढ़ रहे हैं, सेल मतलब विद्युत अपघट्य होना आवश्यक, तो विद्युत अपघट्य में विलयन में ही आयन घुलेंगे, इसलिए इसकी सांद्रता भी दी जाएगी सवाल में, अर्थात जो H प्लस रहेगा इसकी सांद्रता सवाल में दी जाएगी, इतना m है, इतना ये है, इतना वो है, उससे नहीं मतलब है। लेकिन इसका वाला ध्यान में रखना कि उसका दाब रहेगा, या तो सवाल में दिया रहेगा या निकालने का तरीका दिया रहेगा। निकालने का तरीका PV बराबर nRT, भी दिया रहेगा
आर स्थिरांक ही होता है, पी भी दिया रहेगा, और यन तो हमारा क्या होता है, मोलों की संख्या, उसके मोलों की संख्या बताया रहेगा, उससे हम उसका पी निकाल देंगे, हो जाएगा। पी निकाल लेंगे, वहां रखेंगे। लेकिन संभवतः सवाल अगर इस तरह का देता है तो क्योंकि वैसे ही इतना बड़ा हो रहा है, इसीलिए उसका दाब सवाल में दे दिया जाएगा। ठीक, नोट कर लो, इसको नोट करो। इसी प्रकार नीचे ईआरपी बराबर बना लो, ईआरपी बराबर ई नॉट आरपी, माइनस की जगह कर लो प्लस, बाकी चीजें वही है। तो अंतर याद रखो, किसी गैस का अगर करते हो तो गैस के लिए उसका दाब रखेंगे, और अगर धातु का करते हो तो धातु का मान कितना हो जाएगा, 1। बाकी जो उसका धनायन बन रहा है उसका तो सांद्रता सवाल में तुमको दे दी जाएगी। अगर सवाल में नहीं दिया तो कोई ऑप्शन नहीं है उसके लिए। अब ये दोनों बना लिए, ईआरपी भी नीचे बना लिया ना। अब नीचे एक क्वेश्चन लिख लो, एक क्वेश्चन, Cl2 इलेक्ट्रोड के लिए ईओपी तथा ईआरपी ज्ञात कीजिए। Cl2 इलेक्ट्रोड के लिए ईओपी तथा ईआरपी का सूत्र निकालिए, ये लिखना है। Cl2 इलेक्ट्रोड के लिए ईओपी तथा ईआरपी का सूत्र निकालिए। हो गया ना, बस इसको निकाल लिया घर में, तो देखने का घर से बाकी चीजें होंगी कल। अभी लो